जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। 10th ऑफ अप्रैल को आपका एग्जाम है ना। अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 8 to 9 डेज हैं आपके पास। तो उसमें आप 7 days to 8 days हैं, तो उसमें आप कैसे तैयारी करें, मैंने आपको उसके लिए स्ट्रेटेजी के लिए एक वीडियो बना के डाला है, आप उससे देख लें कृपया, है ना। सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि आप कैसे इन 7 to 8 days में तैयारी कर सकते हैं। जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एक जगह लिखना और साथ ही साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। और मैं जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ उनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, मतलब एक बार खुद से करके देख लीजिए। कोई क्वेश्चंस आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। जो नहीं आता है वो तो करना ही है, साथ साथ में जो में अच्छे से आते हैं वो भी एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने किया हुआ क्वेश्चन आप भूल नहीं सकते, आप भूल भी सकते हैं, है ना। तो इसलिए उनका रिविजन भी एक बार जरूरी है, एक बार गो थ्रू होना है कि कैसे वो प्रोसेस उसमें फॉलो करता है। हर क्वेश्चन की एक अलग प्रोसीजर होती है, किसे ऐसे सॉल्व करेंगे, एक अलग अप्रोच होती है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बाकी के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम आज करने जा रहे हैं, तो चलो देखते हैं वन बाय वन। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया, द डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x क्यूब, द डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू द log x। यदि मैं फर्स्ट फंक्शन मान लूं e की पावर x क्यूब एंड सेकंड फंक्शन मान लूं log x, ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, दो फंक्शन होगा। अब एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोगों ने x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में तो पढ़ा है, बट फंक्शन का फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे उसको समझते हैं। तो ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जो जिसमें दिया हुआ फंक्शन उसी के रिस्पेक्ट में होगा जिसका डिफरेंशिएशन। तो dy बाई dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e की पावर x क्यूब का e की पावर x क्यूब और x की पावर 3 का करेंगे, है ना, x क्यूब का भी करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, इतना हमें करना है। फिर z इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स निकालेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, log x का 1 बाय एक्स, log x का क्या आ जाएगा 1 बाय एक्स। तो इस तरह से आपने डिफरेंशिएशन निकाल लिया। आपको डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स और dz बाई डी एक्स नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए फाइनली dy बाई dz। बट dy बाई dz निकालने के लिए आपने क्या करा, dy बाई डी एक्स निकाला और क्या निकाला, dz बाई dx। तो ऐसा करके हम लिख सकते थे। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर और डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स। तो अगर ये x ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x क्यूब e की पावर x क्यूब। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो dy बाई dz निकल के बाहर क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ x क्यूब e की पावर x क्यूब। इस तरह से डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये 3x क्यूब इंटू e की पावर x क्यूब, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर साइन x प्लस रूट के अंदर साइन x। एक बार ऐसे यहां से लिखते हैं, क्लियर दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन x प्लस रूट साइन x प्लस रूट साइन x और अप टू द कहां तक, इनफाइनाइट तक, ये चलता जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें करना क्या होता है, अंडर रूट के अंदर वो साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स दे दे, इस टाइप से अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स अप टू द इनफाइनाइट, या फिर अंडर रूट एक्स दे दे साइन एक्स की जगह एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अप टू द इनफाइनाइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, ये इस टर्म को यदि मैं कम कर दूं, इसमें से यदि सिंगल टर्म को मैं कम कर दूं, तो इसको आप देखने की कोशिश करो, ये आपको वापस से वही y दिख रहा है। क्लियर है। अगर इसमें से एक टर्म को छुपा ले हम, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये आपको क्या दिखेगा, y दिखेगा। क्लियर है। तो लेट सपोज ये y है, तो इसको अपन क्या करेंगे, y पुट कर देंगे। अगर ये y है तो y क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो अंडर रूट का साइन एक्स प्लस y हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू, हमने पुट कर दिया। अब क्या करना है आपको, बोथ साइड स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड स्क्वायर करने पे क्या मिल जाएगा आपको, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा टिपिकल था, मतलब करते कैसे हम, तो यहाँ पे अब हम लोगों ने जो कन्वर्ट किया है, कन्वर्जन करने का तो हमारा ये निकल के आया है। अब इसका इजीली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या करेंगे हम, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर y स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या होने वाला, 2y dy बाई dx। ठीक है, इज इक्वल टू साइन x का क्या हो जाएगा, cos x प्लस y का dy बाई dx। यहां से dy बाई dx को क्या ले आएंगे, इस साइड ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा 2y dy बाई dx माइनस का dy बाई dx इज इक्वल टू cos x।
dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कोस एक्स, और dy बाई डी एक्स कितना निकल के आ जाएगा, कोस एक्स बाय 2y माइनस 1 आ जाएगा निकल के, ठीक है। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स आपका क्या आ जाएगा, कोस एक्स डिवाइड में 2y माइनस 1। देखो इस ऑप्शन में कोस एक्स डिवाइड में 2y माइनस बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में? इस टाइप के क्वेश्चंस में यही प्रोसीजर फॉलो करना है, इससे आंसर आपका जल्दी भी आएगा और इसी स्ट्रेटेजी से सॉल्व किया जाएगा। क्लियर है? तो फटाफट आप कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी बार आए हुए हैं, आप लोग इन्हें सॉल्व कर लेना। आप एक्स रखकर पुट कर लेना, फिर देखते क्या आता है। उसी टाइप से कुछ कन्वर्जन हुए, आंसर इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आएगा। क्लियर है? ये हो गया सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, आपको ये मैट्रिक्स गिवन है, इज सिंगुलर, देन व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट। वो बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स आपका सिंगुलर है। मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो क्या होता है कंडीशन, कि सर उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट यदि हम निकालें, उसके जितने भी एलिमेंट्स दिए उनका डिटर्मिनेंट निकालें और इज इक्वल टू 0 आ जाए। क्या आ जाए? 0। तो इसके डिटर्मिनेंट को क्या कर देंगे हम, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। इसके डिटर्मिनेंट को क्या कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि सिंगुलर दिया हुआ है आपको। क्या दिया है? सिंगुलर। जो मैट्रिक्स गिवन है वो कैसा है? सिंगुलर। ठीक है, यहां से एक्सपेंड करो, 2 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 0। ठीक है, फिर माइनस का 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का x, और ये 0 होने वाला है तो इसको 0 कर दो, प्लस का 0 प्लस का 1, यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 3 और एक माइनस आएगा ऑलरेडी, ये माइनस का 3 होगा तो वहाँ पे प्लस का 3 होने वाला है, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो वहाँ माइनस होने वाला है, माइनस का x। इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स माइनस का 3x प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x। ठीक है, और वहाँ क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट और माइनस का x बचेगा। यहाँ माइनस के x से माइनस का x भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, यहाँ भी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, 2 माइनस एक्स बचा आपके पास, और क्या बचा, और ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x। ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, तो 2 माइनस एक्स, एक x आया और ये कितना हो गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। देखो ये क्या हो गया, 2 माइनस एक्स, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज आने वाली है, x की 3 वैल्यूज आने वाली है। एक तो x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 0, एक 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2। तो एक x इज इक्वल टू 2, एक x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 3। तो 3 वैल्यूज आई, 3 वैल्यूज का सेट बनेगा। कौन कौन सी वैल्यूज आ रही, 0, 2 एंड 3, 0, 2, 3, ये पहले ऑप्शन में दिया है। तो सेट क्या बनेगा आपका, 0, 2, 3, 3 वैल्यूज का सेट बनेगा, 0, 2, 3। क्या हो जाएगा आंसर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में ये क्वेश्चन? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखो, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट दिया है आपको और आपको वैल्यूज फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट तो हमें सॉल्व करना आता है। डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल। ठीक है, और क्या दिया है, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल और एंड 14 फैक्टोरियल। ये आपको डिटर्मिनेंट दिया, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है आपको। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने से पहले हम उसे इजी बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, इजी बनाने की कोशिश करते हैं। इस टाइप के डिटर्मिनेंट को अगर आप सॉल्व करने जाओगे, अगर 10 फैक्टोरियल को ओपन करोगे, 11 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो काफी लेंदी हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो इसमें 10 फैक्टोरियल है, 11 फैक्टोरियल को क्या लिख पाएंगे हम, 11 फैक्टोरियल को लिख पाएंगे हम 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख पाएंगे। क्या फैक्टोरियल ऐसे ओपन होता है। 12 फैक्टोरियल को क्या लिख पाओगे आप, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। ये सिर्फ मैंने बता दिया, वैसे आपको पता होगा। ठीक है, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। 10 फैक्टोरियल को यहाँ से बाहर लेके आएंगे, इसमें से 11 फैक्टोरियल को बाहर लेके आएंगे और इसमें से किसको बाहर लेके आएंगे, 12 फैक्टोरियल को, क्योंकि देखो बाकी सब में ये है। ठीक है, अब अगर यहाँ से 10 फैक्टोरियल बाहर ले लिया, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो से हमने क्या करा, 1 बाय 1 सबको बाहर ले लिया। इसमें से 10 फैक्टोरियल को बाहर ले लिया, फर्स्ट रो में से, सेकंड रो में से किसको बाहर ले लिया, 11 फैक्टोरियल को, और थर्ड में से किसको ले लिया, 12 फैक्टोरियल को। तीनों फैक्टोरियल को हमने बाहर ले लिया, बचा क्या, 10 फैक्टोरियल बाहर लिया तो 1 बचेगा। सही बात है, 11 फैक्टोरियल में से 10 फैक्टोरियल लेंगे बाहर तो ओनली 11 बचेगा। ठीक है, यहाँ 12 इंटू 11 बचेगा।
अगर इसमें से बात करें 11 फैक्टोरियल बाहर ले लिया हमने तो ये 1 बचेगा, ये 12 बचेगा, ये 13 इंटू 12 बचेगा, यहाँ से 12 फैक्टोरियल अपने बाहर लिया तो ये 1 बचेगा, 13 इंटू 12, अच्छा 12 फैक्टोरियल अपने बाहर लिया, ठीक है 13 बचा, 14 फैक्टोरियल में से लिया तो 14 इंटू 13 बचा, ठीक है। तो इस तरह से आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा। क्या 10 फैक्टोरियल को बाहर निकाला, 11 फैक्टोरियल को बाहर निकाला, 12 फैक्टोरियल को बाहर निकाला, जो डिटर्मिनेंट बचा वो ये है आपका। क्लियर है। अब अगर इस वाले में मैं ऑपरेशन लगा दूं, किस टाइप का ऑपरेशन, देखो ऑपरेशन क्या लगाऊं कि R2 मैं चेंज करूं और किस टाइप का, R2 माइनस R1 और R3, साथ ही साथ R3 में क्या चेंज करूं, R3 माइनस R1। तो मैं R2 और R3 को चेंज कर रहा हूं, क्यों, सो दैट हमारे 0 बन जाए। ये क्या बन जाए, 0 0। भाई इस कॉलम के अगर इस 1 1 को 0 0 बनाना है तो मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो क्या ये 0 0 बन जाएंगे। ये एलिमेंट अगर 0 0 बन गए तो एक्सपैंड करने में आसानी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि किसी भी कॉलम में किसी भी रो के नंबर ऑफ एलिमेंट जितने ज्यादा 0 हो सके वो हमारे लिए फेवरेबल है। क्यों, क्योंकि वो इजी प्रोसेस सॉल्व कर दे, इजी प्रोसेस बना देगा जिससे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो क्या करेंगे, ये देखो 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल को हमने लिख लिया, ठीक है। डिटर्मिनेंट को देखो चेंज किस टाइप से हुआ, पहला तो 1 11, 12 इंटू 11 132 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसमें से ये जाएगा तो 1 का 0 जाएगा, ये 1 बचेगा, ठीक है। 13 इंटू 12 माइनस ये करेंगे, देखो 12 कॉमन ले लो, 13 माइनस 11 कर दो तो 2 इंटू 12 24, ऐसे करेंगे। 13 में से 11, 13 माइनस 11 2 बचा, 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा 24, ये 1 बचेगा तो ये 0 हो जाएगा, 1 में से बन जाएगा 0, 13 में से 11 जाएगा 2 और 14 इंटू 13 माइनस 12 इंटू 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा आई थिंक। चलो करके देखते हैं एक बार। 14 इंटू 13 ये हो जाएगा माइनस का 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 आपको कितना दे रहा है 132 और ये कितना देगा 182, तो कितना हो जाएगा 50, आने वाला 50, तो ये 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 50 मिलेगा। अब इसका एक्सपैंड करना आसान हो जाएगा। कैसे, एक कॉलम के 2 0 हैं, 2 एलिमेंट क्या है आपके 0 हैं, तो आपका एक ही एलिमेंट को तो आप एक्सपेंड कर पाओगे। 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, एक को एक्सपेंड करना तो करो, 1 को बाहर निकाला और करो, ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 48, तो 50 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 24 मतलब 48, कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, ये मिल जाएगा आपको आंसर। क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल। सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में, एक बार और समझा रहा हूँ। ये आपका फैक्टोरियल में दिया हुआ आपको सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट के अंदर दिया, फैक्टोरियल में दिया है आपको सॉल्व करना है। आपने क्या किया, फैक्टोरियल को बाहर निकाला, इजी फॉर्मेट में लेके आया। अब क्या करा आपने, रो और कॉलम ऑपरेशन मैंने बताया था आपको इजी करने के लिए आप लगाते हो, तो आपने रो ऑपरेशन को लगाया, R2 चेंज टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1, ये आपने किया। तो यहाँ से देखो 2 0 बन गया, आपके 2 0 बन गया किसी कॉलम के, तो आप इसको एक्सपेंड आराम से कर पाओगे। 50 माइनस 20 48 है ना, तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस टाइप से सॉल्व करके आगे क्या आ गया आपका आंसर आ गया। तो डिटर्मिनेंट में आपको ऐसी प्रोसीजर लगाना है कि आपका आंसर क्या हो जाए, आसानी से आ जाए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको रीड करते हैं पहले। 6th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 बाय 3x स्क्वायर की होल पावर 10 इज, ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है ये। और पूछा क्या है, 6th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, 6th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। हम तो हमेशा क्या लिखते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जनरल टर्म। वो 6th टर्म पूछे, 7th टर्म पूछे, कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, हमें जनरल टर्म लिखना आना चाहिए। यदि हम जनरल टर्म लिखना सीख गए, और जनरल टर्म कैसे लिख के हम फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, nth टर्म कैसे निकालेंगे, ये सीख गए, तो ये क्या होती है, ये प्रोसीजर यदि आपको आने लग गई तो फिर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्वेश्चन इजी लगने लग जाएगा, क्योंकि वो ऐसे ही पूछता है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, 6th टर्म, ये अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। तो आप इनको कैसे अप्रोच करेंगे, देखो बता रहा हूँ। 6th टर्म आपको फाइंड आउट करना है इसके एक्सपेंशन में, ठीक है। तो एक जनरल टर्म लिखते हैं TR+1, जो कि क्या होता है NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r। ये किसका एक्सपेंशन है सर, ये एक्सपेंशन है x प्लस a की होल पावर n का एक्सपेंशन है। तो एक्सपेंशन जब भी आप लिखते हो तो ऐसे लिखते हो, उसका TR+1 r+1 टर्म लिखा आपने, तो NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अब यहाँ देखो r की वैल्यू हमें क्या करना है, 6th टर्म निकालना है। 6th टर्म निकालना है मतलब r की वैल्यू 5 पुट कर दूं, ठीक है। अगर मैं 5 पुट करूंगा तभी जाके r+1 टर्म आएगी। 6th टर्म निकालना है मतलब
क्या होता है, यहाँ पे एक एक टर्म कम होती है, जैसे 6 टर्म निकालना तो कहीं ना कहीं एक पीछे आने वाली है, तो वहाँ आर की वैल्यू 5 मिलने वाली है, ठीक है। और अगर 7 होता, 7th टर्म निकालनी होती तो आर की वैल्यू कितनी हो जाती, 6, तो एक कम लेके चलना है, तो टी आर प्लस 1 में आपको आर कितना मिल जाएगा 5, क्योंकि 6 टर्म पूछा सर और ये टोटल 6 होना चाहिए, जो आर प्लस 1 दिया है उसकी ही वैल्यू क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो टी आर प्लस 1 में आर प्लस 1 यदि 6 है आपका तो आर 5 बनने वाला है, तो टी 5 प्लस 1। अब आप इसे एक्सपेंड करिए, एन की वैल्यू कितनी है 10, एन तो आपको दिया है, एन इज इक्वल टू 10, आर इज इक्वल टू 5 निकाल लिया हम लोगों ने, ये दोनों चीजें आपको मिल गई, ये दोनों चीजें आपको क्या हुई, मिल गई, ठीक है। टी आर प्लस 1 एन सी आर मतलब 10c5 एक्स टू दी पावर एन माइनस आर, एक्स टू दी पावर एन माइनस आर मतलब 5 मिलने वाला है, 10 माइनस 5, ए टू दी पावर आर, ए क्या है आपका टर्म, देखो एक्स क्या है, इसमें एक्स क्या है, एक्स 2x स्क्वायर है, तो डायरेक्ट 2x स्क्वायर लिख लेते हैं, एन माइनस आर ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ए कितना है ये, तो कितना हो गया, x प्लस ए के एक्सपेंशन में माइनस का 1/3x स्क्वायर की होल पावर कितना हो जाएगा आपका 10 दिया है और ये r तो 5, ठीक है। इस टाइप से आपका जनरल टर्म निकाल के आपने एक्सपेंड किया तो टी आर प्लस 1 लिख सकते हैं। जनरल टर्म कैसे लिख सकते हैं, 10c5 2x स्क्वायर की होल पावर 5 माइनस 1/3x स्क्वायर की पावर 5। अब इसे हम ओपन करते हैं, 10c5 को क्या लिख सकते हैं, 10c5 को लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल डिवाइड में 5 फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल। इस टाइप से आ जाएगा आपका 2 की पावर 5 यानी कि 32 और x स्क्वायर की पावर 5 मतलब x स्क्वायर की 5, x की पावर 10 लिख सकते हो या x स्क्वायर की पावर 5, ठीक है। ये कितना आने वाला है, -1 की पावर 5 क्या देने वाला है, माइनस ही देने वाला है, ठीक है। और 3 की पावर 5 क्या देने वाला है 243, कैसे देखो लिख के देखते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, तो 3 की पावर 5 क्या मिलने वाला आपको 243, तो हमने यहाँ से 243 लिख दिया, एक्स स्क्वायर की पावर 5 तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 5, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या बचा हमारा माइनस का 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 32/243। अब इसे हमें सॉल्व करना है, क्या करना है सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व कर पाओगे, 10 फैक्टोरियल को आप ओपन करोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, इस टाइप से ओपन करोगे, ठीक है। और ये क्या बचेगा 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, यहाँ से क्या मिलने वाला है 32, ये इंटू में ही है इसके साथ 32 डिवाइड में 243, ठीक है। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल गया, ये 5 फैक्टोरियल को ओपन करोगे आप कितना जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1, मतलब कुल मिला के इसे सॉल्व करना है आपको। नॉर्मली आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आपका निकल के बाहर आएगा माइनस का 896/27। सिर्फ कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन करोगे तो आंसर क्या आने वाला है माइनस का 896/27। क्या करोगे, ये 5 फैक्टोरियल को ओपन करोगे फिर कैंसिल आउट करोगे इसको, ठीक है। हर टर्म को कैंसिल आउट करने के बाद 32/243 को भी कैंसिल आउट करोगे, सारा कैंसिल करने के बाद आपका आएगा माइनस का 896/27। तो ये कैलकुलेशन तो आप इजीली कर लोगे, कैलकुलेशन कोई बड़ी बात नहीं। प्रोसेस समझ में आई क्या, प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, टी आर प्लस 1 लिखोगे आप जब भी आपको जनरल कोई भी टर्म पूछिए, 6th टर्म पूछिए, 7th टर्म पूछिए, 8th टर्म पूछिए, 10th टर्म पूछिए, कोई सी भी टर्म पूछे आपको क्या लिखना है टी आर प्लस 1 लिखना है। टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर एक्स टू द पावर n माइनस आर ए टू द पावर आर। आर क्या है, आर क्या है ये देखो, आपका आर प्लस 1 अगर 6 है तो आपका आर निकल के आने वाला 5, ठीक है। और n कितना दिया है, ये जो पावर है वो आपकी n है, तो n कितना दिया है 10 दिया है, तो आपको 10 n भी मिल गया और r 5 भी मिल गया। फिर आपको इसमें पुट करना है, नॉर्मली आपने पुट किया, इस फैक्टोरियल को सॉल्व किया, आंसर क्या है 896/27। तो यहाँ से आंसर आने वाला माइनस का, देखो किसी और ऑप्शन में माइनस है क्या, नहीं है, इसी में माइनस है और आंसर भी हमारा माइनस में आ रहा है, तो भी हम अंदाजा लगा सकते हैं आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। बाकी आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 896/27। तो आप इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके, 5th भी हो गया सॉल्व। 6th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या करते हैं 6th क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। द वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दी एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x की होल पावर 9। फिर से देखो वही क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा था बाइनोमियल का क्वेश्चन एक ये पूछेगा, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, वो ये क्वेश्चन भी पूछता है। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कैसे निकालेंगे भाई, टी आर प्लस 1th टर्म निकाल लेंगे,
ठीक है, और वो जो टर्म निकलेगी उसको इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स करना है। इंडिपेंडेंट एक्स करना है मतलब एक्स की पावर क्या लाना है, 0 लाना है। यदि आप एक्स की पावर 0 ले आए तो एक्स की पावर 0 क्या बनने वाला है, 1 बनने वाला है। तो एक बार लिख के देखते से, ठीक है। हम जनरल टर्म फिर से लिखेंगे, वही हमारे लिए फेवरेबल है ना। आप जनरल टर्म से समझ सकते हैं पूरे को। तो आप TR+1 लिखो। TR+1 कैसे लिखेंगे, NCR x टू द पावर n माइनस आर a टू द पावर r, ये x प्लस a की होल पावर n का एक्सपेंशन है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो वो फर्स्ट टर्म x हो जाएगा वो x² हो जाएगा, और a क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x। तो x आपका x² हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x। ये आपको ध्यान रखना है। TR+1 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पता नहीं है, TR+1 ही लिखो, ठीक है। NCR n कितना दिया है, 9 दिया है, तो 9CR हो जाएगा। ओके, x टू द पावर n माइनस आर, x क्या है हमारा, x² है, तो x² कर दो की पावर n माइनस आर, इट मीन्स n कितना दिया है, 9 माइनस आर, ठीक है। a टू द पावर r, a टू द पावर r मतलब -1/x टू द पावर r। r कितना है आपका, r ही है, r पता नहीं है तो r ही है, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है। अब देखो TR+1 इज इक्वल टू कितना आया, 9CR, x की पावर ये कितना होने वाला है, 18 माइनस 2r, और -1 की पावर r, और 1/x टू द पावर r, मतलब ऊपर लेके जाएंगे तो x टू द पावर माइनस आर, सीधा लिखो x टू द पावर माइनस आर। चलो ऐसा लिखो x टू द पावर माइनस आर, ठीक है। यहाँ x टू द पावर 18 माइनस 2r है, वहाँ x टू द पावर माइनस r है। इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। कैसे ऐड हो जाएगा, देखो पावर से पावर ऐड हो जाएगी। TR+1 x टू द पावर, इसमें इंटू हो रहा है तो इंटू पावर ऐड हो जाती है, तो 18 माइनस 2r माइनस का r, मतलब 18 माइनस 3r होने वाला है आपका, और -1 की पावर r। आया समझ में। इतना करने के बाद बात क्या है, ये हमारी वो टर्म है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी, हमने मान लिया। द वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ वो, उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं हम। देखो सारे टर्म वही लिखे हुए हैं, क्लियर। इस एक्सपेंशन में ही हमने जनरल टर्म लिख ली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ x बनाना, मतलब x की पावर 0 लाना है। x की पावर 0 लाने के लिए आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर इसको 0 करना है, मतलब इसको हटाना है, 1 करेंगे हम, कांस्टेंट करेंगे, वही भी वेरिएबल नहीं बचेगा। तो x टू द पावर 18 माइनस 3r में अगर हम इसे 0 पुट कर दें तो ये x की पावर 0 होने वाला है, और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 माइनस 3r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यदि हम 0 पुट कर देंगे तो यहाँ से 3r इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, और r इज इक्वल टू 6 होने वाला है। r इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 6 होने वाला है। तो r इज इक्वल टू 6 होने वाला है, तो आपकी r की वैल्यू क्या निकल के आई, 6 निकल के आई। अगर 6 वैल्यू निकल के आई तो पुट कर सकते हैं, हाँ पुट कर सकते हैं। r+1 6 + 1 7 हो जाएगा, T7 से टर्म निकली सर, 9CR मतलब 9C6, ठीक है। x टू दी पावर ये देखो, x टू दी पावर हमने 0 बनाने की कोशिश की तो 1 हो गया, तो यहाँ पुट करने की जरूरत नहीं, सीधा ये 1 होने वाला है, तो 1 हो जाएगा। और -1 की पावर 6, -1 की पावर 6 का मतलब क्या हुआ, -1 की पावर 6 मतलब हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा क्योंकि 1 नंबर है, तो क्या होने वाला है, ये प्लस का 1 बनने वाला है। 1 × 1 1 दे देगा, 9C6 हो जाएगा आपका आंसर। तो हमें सिर्फ 9C6 को सॉल्व करना है। 9C6 को कैसे सॉल्व करते हैं सर, 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n-r मतलब 3 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 9 को ओपन करो, 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, और डिवाइड में क्या आ गया 6 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 3 3 जा 9 हो जाएगा, सही बात है, और 2 4 जा 8 हो जाएगा। कितना आया निकल के बाहर, 3 × 4 × 7, ये सब आप कर लोगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 × 3 12, 12 × 7 84, कितना हो जाएगा 12 × 7 84, तो 84 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 कौन से ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसको समझ में आएगा, ये बिल्कुल सेम सिमिलर पिछले वाले जैसे क्वेश्चन जैसा है, बस अंतर क्या है दोनों में, अंतर को समझो। उसमें क्या पूछा था आपसे, उसमें आपसे पूछा था कि आप इंडिपेंडेंट नहीं निकालना आपको, ठीक है, आपको पावर पूछ लिया था, ठीक है, 1 मिनट रुको, और यहाँ पे आपको पूछा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, उसमें भी एक्सपेंशन की बात थी, इसमें भी एक्सपेंशन की बात थी, दोनों ही केस में बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात थी। तो आपने इस तरह से प्रोसीजर सॉल्व किया और आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया 84, और टर्म कौन से निकल के आई, T7। अब वो टर्म पूछ लेता कि कौन सी टर्म होगी वो, ठीक है, तो वो आप 7 बता देते। अब जनरल टर्म में उसने सिर्फ एक्सपेंशन में क्या पूछा है, ये पूछा है, तो आपने आंसर क्या निकाला 84। अब कर दूं इसको, ठीक है, ये हो गया। ये देखो इसमें क्या पूछा था, 6th टर्म पूछा था, स्पेसिफिक क्या पूछा था, 6th टर्म पूछा था, और उस वाले केस में क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब टर्म पूछे या इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछे, दोनों प्रोसीजर में आप कैसे फॉलो करोगे आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक
7th क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। इन हाउ मेनी वेज कैन बी लेटर एट द वर्ड केवल बी अरेंज्ड सो दैट द वोवेल्स शुड ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन। वही कह रहा है कि हम इस टाइप से सिलेक्ट करें कि वोवेल्स हमेशा क्या हो, ऑड पोजीशन ऑक्यूपाई करें, ऑड पोजीशन ऑक्यूपाई करें। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने लिख दिया कोई वर्ड जो कि कितने लेटर से बना है, 5 लेटर्स से, 5 लेटर्स से बना है, और जो कि 5 लेटर्स क्या बना है आपको, CABLE। अब इसमें कॉन्सोनेंट ऑफ वोवेल तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए और ई क्या हो गया आपके, कॉन्सोनेंट हो गए, ए और ई क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गए, सॉरी ए और ई तो वोवेल हो गए, कॉन्सोनेंट तो ये हो गए C, B और L, ये आपके कॉन्सोनेंट हो गए। क्लियर है क्या, ठीक है। अब उसने बोला क्या है, इस टाइप से आपको सिलेक्ट करना है, क्या करोगे आप, सो दैट वोवेल्स शुड ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन, ऑड पोजीशन पे आपको रखना है 1 2 3 4 5। अब यहाँ से देखो सेकंड प्लेस ये है आपका और फोर्थ प्लेस ये है, इनको छोड़कर ये तो इवन प्लेस हो गए, इनको छोड़कर बाकी सारे प्लेस क्या होने वाले हैं आपके, ऑड प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस एंड फिफ्थ प्लेस, दीज आर योर ऑड प्लेसेस, ये आपके ऑड प्लेसेस हैं। यहाँ पे ही आपको किसको रखना है, वोवेल्स को रखना है। ये जो वोवेल्स हैं वो 2 वोवेल्स हैं और प्लेसेस कितने हैं, 3। नंबर ऑफ प्लेसेस ज्यादा है, वोवेल्स कम है, वोवेल्स क्या है, कम है, प्लेसेस ज्यादा है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या लिखते हैं, 3p2, मतलब 3 प्लेसेस पे आपको बैठाना है 2 लोगों को, तो क्या हो जाएगा 3p2। और साथ ही साथ में जब ये दोनों बैठेंगे तो ये आपस में भी अपना प्लेस चेंज कर सकते हैं, उसके लिए क्या लिखेंगे, इनटू 3 फैक्टोरियल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसने पूछा और पोजीशन पे ऑक्यूपाई करें, वही नंबर ऑफ वेज निकालना आपको। इन हाउ मेनी वेज कैन बी लेटर ऑफ द वर्ड केवल, केवल में सर हमने पहले देखा वोवेल्स कितने, कॉन्सोनेंट कितने, तो हमारे 3 कॉन्सोनेंट आए, 2 वोवेल्स आए, 2 वोवेल्स आने के बाद हमने ये देखा प्लेसेस कितने हैं जिन पे हम रख सकते हैं वोवेल्स को, तो देयर आर 3 प्लेसेस, 3 प्लेसेस हैं जहाँ पे आप वोवेल्स को रख सकते हो। तो उसके लिए सिलेक्ट रखने का क्या तरीका है, 3p2, 3p2 तो हो गया। अब साथ में वो अपना प्लेस भी चेंज कर दे तो हमें कोई प्रॉब्लम है क्या, उन्होंने ये तो कहा नहीं कि ए को यही रखना है, ठीक है। तो ए इस प्लेस पे भी आ सकता है, इस प्लेस पे भी आ सकता है, तो हर एक के लिए इस टाइप से प्लेस, एक के लिए 3 निकलते जाएंगे, एक के लिए 3 हो जाएंगे तो एक फिक्स हो जाएगा, फिर उसके लिए 2 बचेंगे, सेकंड वाले के लिए फिर 1 बचेंगे, तो इस टाइप से 3 × 2 × 1 मतलब 3 फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 3p2 × 3 फैक्टोरियल, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब 3p2 क्या होता है सर, 3p2 को सॉल्व करते हैं तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बाय 3 - 2 मतलब 1 फैक्टोरियल, ओके, इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। भाई NPR और NCR को कैसे ओपन करते, देखो n फैक्टोरियल बाय n - r फैक्टोरियल, ये होता है NPR को ओपन करने का तरीका। और वहीं अगर NCR है तो इसको ओपन कैसे कर सकते हैं, n फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल और साथ ही साथ r फैक्टोरियल एक और आ जाता है डिवाइड में, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये दोनों आप ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको क्या सॉल्व करना है, NPR, तो 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हुई, 3 × 2 × 1 मतलब 6, और ये भी कितना हुआ 6, तो 6 × 6 कितना दे देगा 36, 6 × 6 क्या दे देगा 36। तो यहाँ से क्या आने वाला है आपका 36 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 keys पुट इन अ रिंग। रिंग कैसी होती है हमारी, सर्कुलर, रिंग कैसी होती है, सर्कुलर। बना लेते हैं, एक सर्कुलर रिंग में फॉर्म कर देता हूँ, एक सर्कुलर रिंग में फॉर्म कर देता हूँ। अब मुझे 5 keys पुट करना है, एक यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी। मैंने टोटल 5 प्लेसेस बना लिए। कितने प्लेसेस बना लिए, 5 प्लेसेस। तो इन हाउ मेनी वेज कैन 5 keys बी पुट इन अ रिंग। देखो अगर किसी भी सर्कुलर सिस्टम में अरेंजमेंट में हम देखते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट में देखते हैं, तो हमेशा किसी एक को फिक्स करना होता है। कोई भी एक की आप पहले डाल दो तो वो तो इस प्लेस पे आ गई, फिर बाकी और अरेंज हो जाएंगी, ठीक है, अपने हिसाब से। तो ये इसका जो ओपन होता है वो होता है n - 1 फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग। आप जो अरेंज करोगे किस टाइप से करोगे, n - 1 फैक्टोरियल बेस से अरेंज करोगे। तो n की वैल्यू कितनी दी है 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 - 1 फैक्टोरियल। तो ये तो वेज निकल के आ गए। अब मुझे ये बताओ, इस की को फिक्स किया और बाकी इस टाइप से आपने फिक्स कर दिया, मतलब सभी को अरेंज कर दिया, ठीक है। आपने क्या करा, 5 keys को पुट कर दिया इस सर्कल के अंदर, ओके। अब वो पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि इन हाउ मेनी वेज 5 keys कैन बी पुट इन अ रिंग। अगर रिंग में, इसमें देखो सर्कुलर सिस्टम में क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ,
कौन सी की कहाँ रखी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसका सीक्वेंस तो बताया नहीं, कौन सी की को नाम दिए कि भाई ये फर्स्ट की है, ये सेकंड की, ऐसा तो दिया नहीं है ना। कीज बोला है, सिर्फ 5 कीज है, तो आप किसी को भी कैसे भी जमा सकते हो। तो उस केस में क्या होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में सेम होगी कंडीशन, क्या होगी, सेम होगी। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम होगी तो हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो क्या आने वाला हमारा 4 फैक्टोरियल बाय 2। कंफ्यूजन सिर्फ 2 से होता है कि 2 से डिवाइड क्यों किया। तो आप क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करो, दोनों ही केस में क्या होने वाला है, सेम मिलने वाला है आपको। तो इसीलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 4 फैक्टोरियल बाय 2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज 5 कीज कैन बी इन रिंग। 4 फैक्टोरियल बाय 2 कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन में 1/2 इंटू 4 फैक्टोरियल या फिर 4 फैक्टोरियल बाय 2, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक सर्कुलर रिंग के अंदर आपको 5 कीज को अरेंज करना था, आपने कैसे अरेंज किया, इस टाइप से। n-1 फैक्टोरियल अरेंज करने का तरीका होता है 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि सर यहाँ से जाएंगे तो क्लॉकवाइज, यहाँ से जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, दोनों कंडीशन में सेम मिलने वाला है, इसलिए 4 फैक्टोरियल बाय 2। क्लियर है इतना। नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है, अ डाइस इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर ग्रेटर देन 4 मे अपीयर एट द डाइस। मतलब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, हमें फेवरेबल आउटकम्स देखने पड़ते हैं, साथ ही साथ में टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो देखो देखते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ डाइस इज थ्रोन, एक डाइस को आपने थ्रोन किया, क्या क्या सैंपल स्पेस मिल जाएगा आपको। आप जानते हो कि सर किसी भी डाइस को मैं फेंकता हूं तो यही सब आ सकता है आउटकम, 1 2 3 4 5 6 ये मिलेंगे आपको। या तो ऊपर 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेस कितने हो गए, n ऑफ s इज इक्वल टू आपका 6 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर ग्रेटर देन 4। 4 से ग्रेटर नंबर आने की कंडीशन कौन कौन सी है प्रोबेबिलिटी, एक तो 5 आ जाए या फिर 6 आ जाए, दो केस हो रहे हैं, या तो 5 आ जाए और 6 आ जाए। दोनों केस में आप क्या कर जाओगे, जीत जाओगे, दोनों केस में आप जीत जाओगे। यदि 5 आता है तब भी आपका फेवरेबल है, 6 आता है तो भी फेवरेबल है। अगर मैं 5 वाले को a मान लूं, ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a निकाल लूं, तो कितनी मिलने वाली है हमारी, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, 6 हैं, तो na बाय ns यहां से निकल के आएगा 1/6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/6 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, p ऑफ b की, इसको b मान लूं तो ये n ऑफ b बाय n ऑफ s, इट मीन्स 1/6। दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। भाई किसी भी एक सिंगल नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 1/6 ही होती है, क्योंकि टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। अब 6 में से एक आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो p भी मिल गया आपको, pa मिल गया। अब मुझे ये बताओ, दोनों ही आपका फेवरेबल है, ठीक है, तो 1/6 और प्लस 1/6 और के केस में हम ऐड करते हैं, तो 1/6 प्लस 1/6, तो p ऑफ a प्लस p ऑफ b क्या दे देगा हमें, 1/6 प्लस 1/6 इट मीन 2/6, जो कि हो जाएगा 1/3। तो p ऑफ a प्लस p ऑफ b ये क्या दे देगा हमें, 1/3 दे देगा। अब प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर ग्रेटर देन 4 में अपीयर एट द डाइस। अच्छा ठीक है, अगर ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 में अपीयर, अगर 4 से बड़े नंबर हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो कहीं ना कहीं 5 और 6 आ जाए तो हमारे काम हो जाएंगे। तो दोनों ही केस में हमने और की कंडीशन निकाल ली कि भाई ऐसा कब हो कि दोनों क्या आ जाए, दोनों हमारे आ जाएं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को आपने क्या कर दिया, दोनों ही आपके फेवरेबल केस है तो आपने निकाल लिया। तो क्या प्रोबेबिलिटी निकल के बाहर आई, आपकी आई 1/3। क्या प्रोबेबिलिटी निकल के बाहर आई, 1/3। तो ये 1/3 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो ही केस है, एक 5 है और एक 6 है, जो आ जाए तो आपका काम बन जाएगा। ये दोनों आ जाए और की कंडीशन लिए, मतलब ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो दोनों फेवरेबल आपके लिए यही हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाला, और आपने उन दोनों का क्या कर दिया, दोनों को एक साथ लेना है आपको। तो इस टाइप से आपने सॉल्व किया, तो आंसर क्या है, 1/3। तो 1/3 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में भाई, पूरे नंबर 6 दिए, 6 में से 6 नंबर पूरे दिए हुए हैं, उसमें से 5 और 6 जो है आपके वो फेवरेबल है। तो 2/6 ही तो फेवरेबल हुआ, 2/6 ही तो क्या हुआ, फेवरेबल हुआ। तो 2/6 का मतलब क्या हुआ, 1/3। तो प्रोबेबिलिटी कितना आया, 1/3। तो 1/3 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। केसेस बनाने पड़ते हैं, इजी होते हैं ये क्वेश्चंस, है ना, बट केसेस बनाने पड़ते हैं। अगर केसेस बनाने आ गए तो ये आपको क्या पढ़ने वाला, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन इजी पढ़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ a and b are events such that p of a union b is equal to 0.5, p of b complement या बार बोले is equal to 0.8 दिया है, and p of a stroke b is equal to 0.4 दिया है। इसको क्या पढ़ते हैं, स्ट्रोक पढ़ते हैं। तो p of a stroke b क्या हो गया, 0.4 हो गया। देन फाइंड आउट क्या करना है, p of a intersection b इक्वल टू फाइंड आउट करना है। देखो आप क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग जानते हो, क्या जानते हो, p ऑफ a बाय b या a स्ट्रोक b इज इक्वल टू क्या होता है, p ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइड में क्या होता है, p ऑफ b होता है क्या ये। अब यहां से अगर मैं p ऑफ a इंटरसेक्शन b निकालूं तो वो क्या मिलने वाला है मुझे, इसके इनटू में,
तो P इंटू पी बी इंटू पी टाइम्स ऑफ ए स्ट्रोक बी, ये मिलने वाला है। ठीक है, तो P ऑफ ए स्ट्रोक बी दिया है क्या, 0.4 दिया है। अब जो दिया है वो लिख लेते हैं, P ऑफ ए स्ट्रोक बी दिया है क्या, हाँ दिया है सर। कितना दिया है, 0.4 दिया है। ओके, 0.4 क्या है, दिया है। P ऑफ बी बार दिया है, मतलब कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट दिया है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट से अगर नॉन कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब विदाउट कॉम्प्लीमेंट वाला, कैसे निकलेगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट होने की और ना होने की दोनों का ऐड करते तो 1 आती है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1। तो अगर होने की निकालना है और नहीं होने का नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.8, फाइनली क्या मिलने वाला, 0.2। तो P ऑफ बी कितना आ गया यहाँ से, 0.2। P ऑफ बी 0.2 आ गया, आपको चाहिए रख दो, 0.2 हो गया सर। P ऑफ ए स्टॉक बी कितना है, गिवन है 0.4। ओके, इज इक्वल टू P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये इंटरसेक्शन यही तो फाइंड आउट करना है, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड आउट करना है। ये गिवन है, ये क्या है, ये पूछना चाहता है वो, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड आउट करना है। कितना हो जाएगा, 0.08। P ऑफ ए इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.08। आया समझ में क्वेश्चन। सिर्फ आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी थी, P ऑफ ए स्ट्रोक बी क्या होता है ये पता होना चाहिए, इक्वल टू P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय P प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फिर क्या करा, इसको यहाँ ले गए, तो P ऑफ बी इंटू P ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 0.2 0.4 वैल्यूज निकाली और इसे पुट कर दिया, तो आंसर क्या गया, 0.08। क्या हो गया, ए आंसर क्या हो गया आपका, करेक्ट आंसर हो गया। ए आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चलो, तो इस टाइप से हमारे 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आए क्या समझ में आपको, प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ पीएनसी के क्वेश्चंस थे। तो इस टाइप से आपको ये सारे कंसेप्ट याद रखना है। कंसेप्ट याद रखने के साथ साथ ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।